एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिक शिक्षा शास्त्र। इससे पिछले वीडियो में मैंने परंपरागत शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप परंपरागत शिक्षा शास्त्र नहीं जानेंगे क्या है, उसकी विशेषता क्या है, क्यों आधुनिक शिक्षा शास्त्र लाया गया, तब तक आप आधुनिक शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा शास्त्र को जानें कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र क्या है। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। आधुनिक शिक्षा शास्त्र परिचय। आधुनिक शिक्षा शास्त्र परंपरागत शिक्षक केंद्रित मॉडल से हटकर कौशल, व्यवहार, अनुभव, तकनीकी ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है। यानी यह शिक्षा शास्त्र परंपरागत शिक्षा से विपरीत है। यह शिक्षा पद्धति तकनीक व वास्तविक जीवन से आधारित शिक्षा की मुहैया करवाता है। यह छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है जो अनुभवात्मक और व्यवहारिक सीखने पर जोर देती है, जिससे छात्रों में रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समग्र व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी यह शिक्षण पद्धति तकनीक व इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक जीवन को समझाने का प्रयास करती है, जिससे बालक के कौशल भी विकसित होते हैं। वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से करने का प्रयास करती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करती है। यह शिक्षण पद्धति बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। बालक स्वयं समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वह इसमें सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यह छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर जोर देता है ताकि वह एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्र बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है ताकि बालक संपूर्ण कौशल को अपने अंदर विकसित कर सके। साथ ही साथ बालक एक अच्छे नागरिक के गुण को अपना सके, बालक के अंदर अच्छे नागरिक के गुण विकसित किया जा सके। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। जो हमारा परंपरागत शिक्षा शास्त्र था वह केवल मानसिक और बौद्धिक पक्ष पर ही जोर देता था, लेकिन जो हमारा आधुनिक शिक्षा शास्त्र है वह बालक के संपूर्ण पक्ष यानी कि बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक जितने भी विकास है, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी विकास की बात करता है ताकि बालक के अंदर संपूर्ण कौशलों को विकसित किया जा सके और उसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। आधुनिक शिक्षा शास्त्र छात्रों को सोचने, सवाल पूछने, समस्याओं का हल करने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी इस शिक्षा शास्त्र में संपूर्ण भूमिका छात्रों की होती है। छात्रों को स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वे अपने विचारों को रख सके, स्वयं समस्याओं का हल कर सके, सवाल पूछ सके। साथ ही साथ छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय होते हुए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं अपने विचारों, अपने भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, तर्क करने के लिए, सवाल करने के लिए, ताकि उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया जा सके। अब हम जानेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आधुनिक शिक्षा शास्त्र की क्या-क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां छात्र सीखने के केंद्र में होते हैं। यानी इसमें छात्र की भूमिका होती है, छात्र सक्रिय होते हैं। यह विधि छात्रों को रुचि और आवश्यकताओं को पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे वह अधिक प्रेरित और व्यस्त रहते हैं। यानी कि छात्रों को सक्रिय व व्यस्त रखने पर जोर दिया जाता है। छात्रों की इच्छा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। शिक्षक सुविधादाता की भूमिका निभाते हैं, छात्रों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी उठाने और सहयोग करने में मदद करते हैं। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में
केवल होते हैं, यानी कि शिक्षक केवल उनका जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मदद करेंगे। वे छात्रों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस उन्हें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। जहां बालक स्वयं से सीखते हैं, बालक को जब जरूरत होगी तब शिक्षक उन्हें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि क्या कैसे कहाँ करना है। बाकी शिक्षक बालक पर ही छोड़ देते हैं। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ छात्र करते हैं। बस शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान की उपस्थिति। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो बच्चों के विकास, सीखने की क्षमता, व्यवहार और भावनात्मक व सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, ताकि शिक्षकों और माता पिता को बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और एक प्रभावी व पोषणकारी शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद मिल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षकों और माता पिता को बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। बाल मनोविज्ञान छात्रों को समझने में मदद करता है कि कब बालक को क्या जरूरत है, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, किस तरह सिखाना है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस तरह ध्यान रखकर, उनकी अधिगम स्तर को किस तरह ध्यान रखकर उन्हें शिक्षा देना है। यह शिक्षक को विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को समझने में मदद करता है। यानी बाल मनोविज्ञान हमें यह जानने में मदद करता है कि किन आयु वर्ग के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि हर वर्ग के बच्चों की, आयु वर्ग के बच्चों की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, अधिगम स्तर अलग होता है। तो किस तरह से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की बात करती है, ताकि प्रत्येक बालक के विकास में बाधा ना आए, छात्र का आत्मविश्वास बढ़े व अधिगम के प्रति रुचि प्रदर्शित करे। अगर हर बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है तो वो अधिगम में सक्रिय रहते हैं, उनकी रुचि बढ़ती है, उनको लगता है कि हाँ, मुझे भी महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट है खोज आधारित अधिगम। खोज आधारित अधिगम एक पूछताछ आधारित शिक्षण पद्धति है, जहां विद्यार्थी सक्रिय रूप से समस्याओं को हल करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी जिज्ञासा और पूछताछ का उपयोग करते हैं। यानी इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होने के बजाय समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। वे सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण से स्वयं से पूछताछ करके समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, विभिन्न तरीकों का पता लगाते हैं कि किस तरह वे अपने समाधान को निकाल सके, अपने समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अपने टास्क शिक्षक द्वारा जो उनको टास्क दिया जाता है, परियोजना प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वो अपने आसपास के वातावरण से जुड़कर उसे ढूंढते हैं कि किस तरह कैसे इसका समाधान निकालना है। वे स्वयं उसकी पूछताछ करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। यह छात्रों की स्वाभाविक जिज्ञासा को प्रेरित करती है और उन्हें प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। यानी छात्र स्वयं किसी चीज की खोज करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक वो खोज में लगे रहते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वे अधिक जिज्ञासु बनते चले जाते हैं, अपने सोचने की प्रवृत्ति विकसित करने लगते हैं और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगती है। वे अधिक से अधिक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तर्क करना शुरू कर देते हैं, जो आगे जीवन के लिए सहायक होता है। जब बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाती है ना, तो उनमें रुचि बढ़ती है कि अच्छा, मुझे ये आंसर मिल गया, तो वो और नई नई चीजों को जानने का प्रयास करते हैं कि ताकि मुझे और नई नई जानकारी मिल सके, तो उनमें रुचि बढ़ती है। तो खोज आधारित अधिगम बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, यह शिक्षण प्रक्रिया को और सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम। क्या कहता है हमारा अनुभवात्मक अधिगम, हम देखेंगे। अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक अनुभवों
और केंद्रित चिंतन के माध्यम से ज्ञान, कौशल और मूल्यों को विकसित करते हैं जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। यानी बालक अपनी निजी जीवन के अनुभवों से सीखते हैं जिससे उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। बालक अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं जिससे वह वास्तविक दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वे आसपास के ही चीजों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। यह करके सीखने का एक स्वरूप है जहां छात्र सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल होते हैं और अपने अनुभवों का विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि अनुभवात्मक अधिगम छात्रों को कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक दुनिया में जोड़ने का प्रयास करती है, वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करती है। बालक जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है, उसे अपने शिक्षा में लागू करता है, अपने शिक्षण की प्रक्रिया में उसे अप्लाई करता है। जो भी सीखा है शिक्षा से उसे जोड़ने का प्रयास करता है। कौन? बालक। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक एक निर्देशक के रूप में। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में शिक्षक की भूमिका केवल निर्देशक के रूप में होती है जो केवल बालकों को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, उन्हें रास्ते में लाने में मदद करेंगे तथा जहां जहां बालकों को समस्या आए वहां उन्हें सहायता करेंगे। छात्र अधिक सक्रिय होंगे, उनके द्वारा ही संपूर्ण गतिविधि की जाएगी। शिक्षक केवल उन्हें निर्देश देंगे और उनका समय समय पर पथ प्रदर्शन करेंगे। यानी शिक्षक ज्ञान देने वाले व्यक्ति से बढ़कर एक सहायक, प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि शिक्षक बच्चे को ज्ञान तो देंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे, पथ प्रदर्शक करेंगे। उन्हें जहां जरूरत होगा उन्हें सहायता देंगे कि बालक मतलब बच्चे आपको ऐसे करना है, आपका अगर समस्या नहीं समाधान हो रहा है तो उन्हें हिंट देंगे कि कैसे किस समस्या का समाधान करना है। उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देंगे जिससे बालक स्वयं अपना समाधान ढूंढेगा, जिससे बालक आत्मविश्वासी बनेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, उनमें मूल्य विकसित होंगे। शिक्षक केवल छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे समय समय पर, जरूरत होने पर। छात्र यहाँ स्वयं से पूरा 100% कोशिश करेंगे कि छात्र स्वयं से सीखे, लेकिन जहां कहीं जरूरत होगा 10%, 90% छात्र स्वयं सीख लेंगे और 10% शिक्षक उन्हें मदद करेंगे। पूरी तरह से छात्र की ही यहाँ पर भूमिका होगी, बस उन्हें शिक्षक उन्हें पथ प्रदर्शक देने का काम करेंगे। नेक्स्ट है तकनीक का प्रयोग। शिक्षा में तकनीक के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया अधिक सुलभ, व्यक्तिगत और आकर्षक बन गई है जिससे छात्र अपनी गति में सीखते हैं। यानी तकनीक का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को और भी सरल बना देता है, साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रिया आकर्षक भी होने लगता है। छात्र आसानी से स्वयं से सीख सकते हैं बिना किसी की सहायता की। मतलब छात्र को किसी की जरूरत भी नहीं होगी, छात्र स्वयं फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं बिना शिक्षक के। तो यह शिक्षण प्रक्रिया को बहुत सरल, रुचिकर और सुलभ बना दिया है। तकनीकी छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और कमजोर पक्षों को पहचान करके व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करती है जिससे उन्हें अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है। यानी छात्रों को तकनीक यह सुविधा प्रदान करती है कि छात्र अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार तकनीक की सहायता से सीख सकते हैं। तकनीक जटिल से जटिल यानी कठिन से कठिन विषयों को सरल कर देती है जिससे शिक्षण में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती है। अतः जो तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया है वह बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तकनीक शिक्षण प्रक्रिया को और भी रुचिकर बनाती है जिससे छात्रों को सीखने में आनंद मिलता है। बहुत इजी तरीके से छात्रों को सिखा रही है जिससे वे इजी तरीके से स्वयं से भी सीख रहे हैं और आनंद के साथ सीख रहे हैं। पहले क्या होता था? शिक्षक व्याख्या देता था जिसमें छात्रों को कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होता था, लेकिन ये जो तकनीक का प्रयोग है, वीडियो, फोटोज, तरह तरह की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रहा है। छात्र बहुत इंटरेस्ट के साथ आनंद पूर्वक
सीख रहे हैं तकनीक के प्रयोग से। नेक्स्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास। छात्रों का सर्वांगीण विकास का अर्थ है उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं का संतुलित विकास। यानी कि बालक के सभी पक्षों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बालक को संपूर्ण तरीके से विकसित करना है, ना कि केवल किसी एक पक्ष का विकास पर ध्यान देना है। बालक को हर तरीके से उन पर ध्यान देना है कि बालक का सभी सर्वांगीण संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। बालक को पूरी तरह से सक्रिय बनाना है, बालक के अंदर कौशलों को विकसित करना है, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। यह बात कहता है कौन? आधुनिक शिक्षा शास्त्र। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। जो हमारा परंपरागत शिक्षा शास्त्र था वह केवल बौद्धिक और मानसिक विकास पर जोर देता था, लेकिन जो हमारा आधुनिक शिक्षा शास्त्र है वह सभी पक्ष पर जोर देने की बात करता है, जिससे बालक को एक पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक जितने भी विकास है वो पूरी तरह से विकसित हो सके। बालक या व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन सके, समाज का जिम्मेदार नागरिक बन सके, उसके अंदर मूल्य विकसित हो सके। यही बात हमारी आधुनिक शिक्षा शास्त्र कहती है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास जो है वह केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि छात्रों को जीवन चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं को सुलझाने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ अपनी व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए तैयार करती है। देखो दोस्तों, हमारी जो नई शिक्षा शास्त्र, नई शिक्षा नीति है NEP 2020 क्या कहता है? वो कहता है कि छात्रों को सर्वांगीण विकास कराना है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर पूरी तरह जोर देती है। यह बच्चों को किताबी ज्ञान से दूर रखती है, बालकों को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें खेल, कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, नैतिक मूल्यों जैसे सभी कौशलों को विकास के अवसर प्रदान करने की बात करती है। यानी कि बालक को केवल पुस्तक पर ही डिपेंड नहीं रहना है कि पुस्तक के ज्ञान से, किताब के ज्ञान से जो सीख लिया वो सीख लिया, नहीं। उस केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित ना रहकर अपने आसपास के वातावरण, बालक जहाँ जिस माहौल से जुड़ा है, खेल, कला, चित्रकला, जो भी एक्टिविटी विज्ञान से जुड़ा, विज्ञान में अपनी रुचि रखता है, सामाजिक विज्ञान में, गणित में, जिस चीज में अपनी रुचि रखता है, हर चीज में उसका विकास किया जाए, उसके कौशलों को विकसित किया जाए। यह बात हमारा कौन करता है? NEP करता है। तो NEP बालकों के बालकों या छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों का नियमित और सर्वांगीण मूल्यांकन करने की एक विधि है जो परीक्षा के तनाव को कम करती है और छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जिसे हम CCEB कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वह परीक्षा से जुड़े तनाव और चिंता को कम करके सीखने पर अधिक जोर देती है। यानी कि बालक के स्ट्रेस को, तनाव को कम करना है, बालक के भय को, परीक्षा के भय को दूर करना है, जिसमें बालक रुचिकर तरीके से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल हो सके। यह पारंपरिक परीक्षणों और परीक्षाओं के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर अधिक जोर देता है या फिर अधिक अपना ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि देखिए, छात्र जिस तरह से परीक्षा के भय में रहते हैं, उन भय को यह दूर करता है या छात्रों को सरल से सरल तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा के भय से परीक्षा में कि वे उनको आते हुए भी, वो कॉन्सेप्ट उनको आता है, तब भी वो परीक्षा का तनाव, भय से वो इतना डर जाते हैं, परीक्षा के डर से वो आंसर को ही भूल जाते हैं। तो CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस बात पर जोर देता है कि छात्रों के परीक्षा के तनाव को, भय को दूर करना, ताकि बालक सीखे, किसी चीज को सीखे, समय समय पर उसका छोटा छोटा टेस्ट लेना, ताकि वो
लास्ट मतलब पूरा कोर्स के एंड में टेस्ट हो रहा है, इतना साल से वो 1 साल से जो पढ़ा है उसको याद रहेगा कि नहीं, वो लिख पाएगा कि नहीं, ये भय उनके मन में रहता है। तो ये भय को दूर करने का बात करता है, मतलब कि सीखने के दौरान उनका परीक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना, सीख रहा है जो क्लास में हो रहा है उसी के माध्यम से उसका टेस्ट लेना, ना कि कोर्स के एंड में, ना कि 6 महीने के एंड में, ऐसा नहीं। इससे बच्चे में तनाव बढ़ता है। सीख रहा है, आज टीचर पढ़ाई है कोई टॉपिक, मान लीजिए टीचर आज पढ़ाई है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो तुरंत शिक्षक उनसे पूछेगी कि बच्चा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो बालक उसी समय जो सीखा है और उसी समय शिक्षक उसका मूल्यांकन कर लेती है, उसका जांच कर लेती है, तो शिक्षक को भी पता चल जाता है कि बालक कहाँ तक सीखा है, क्या सीखा है, सीखने में कहाँ कमी आई। अगर बालक उत्तर नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक फिर से उसे उस प्रक्रिया, उस चीज को समझाएगी, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है या सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो ये सारी प्रक्रिया शिक्षक के लिए भी उपयोगी हो जाता है और छात्र के लिए भी। तुरंत फीडबैक टीचर को भी मिल जाता है कि टीचर ने उन्हें जो समझाया है क्या बालक उससे समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो शिक्षक फिर उसे समझाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में ही उनका मूल्यांकन किया जाना है, ना कि कोर्स के एंड में, 6 महीने के एंड में। ठीक, यह पारंपरिक, ये तो बता दी हूँ। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर भी जोर देता है, जो छात्रों के लिए सकारात्मक अनुभव है। दोस्तों, हमारा जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, हमारा जो सीसी है, वह इस बात पर ध्यान देता है कि छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, वे अपने सभी पहलुओं में सक्रिय रहकर अपने विकास को सुनिश्चित करेंगे, जिसमें उनमें सकारात्मक अनुभव की प्राप्ति होगी और वे आगे जीवन के प्रति आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनेंगे। बालक स्वयं समस्या का समाधान करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, वे आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वयं किसी चीज का समाधान करते हैं। छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन होते रहना जरूरी है, जिससे उनकी प्रगति का भी पता चलता है। टीचर को भी पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। छात्र को भी एक तरीके से सीखने में तरह तरह के छात्र भी तरह तरह विधि से सीखेंगे, ताकि वे और भी इजी मतलब वो और भी इजी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। उनकी जो व्यक्तिगत स्तर होगा, अधिगम स्तर होगा, उसी के माध्यम से शिक्षक उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक को भी फीडबैक मिलता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमेशा सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि शिक्षक को भी उनकी कमी महसूस हो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ क्यों मेरे बालक नहीं सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो किस विधि के प्रयोग से सीख रहे हैं, और छात्र सीख रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, उनके ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन ये जिस तरह बालकों के लिए भी जरूरी है, उस तरह शिक्षक के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन है, जो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों तरह की गतिविधियों का आकलन करती है। यानी कि शिक्षा के साथ साथ बालक किन किन एक्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बालक में क्या गुण है, कौन सा एक्टिविटी में वो ज्यादा फोकस कर रहा है, एक्टिव है उसमें, यह सब बात भी हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस बात पर भी जोर देता है। बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें कौन से स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है, इन सभी बातों को भी ध्यान देता है कौन, हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हमारा सीसीई। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई फुटबॉल में, कोई ड्राइंग में, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में। तो जो हमारा सीसीई है वो इस बात पर ध्यान देता है कि बालक के अंदर जो भी स्किल है उसको डेवलप करना, उसे एजुकेशन में भी डेवलप करना, शिक्षा के भी क्षेत्र में डेवलप करना, साथ ही साथ उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसको भी डेवलप करने की बात करता है। चाहे वो योगा में भी, हर छोटे बड़े चीज उसमें, उसको गाने में, उसको लिखने में, कविता लिखने में, डांस करने में, या फिर चित्रकला में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो उसके स्किल को डेवलप करने की बात करता है, जो कि हमारा परंपरागत शिक्षा शास्त्र नहीं करता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की प्रगति का भी पता लगाया जाता है। यानी कि जो हमारा CCE के माध्यम से छात्रों की प्रगति का पता लगा सकते हैं, उनके अधिगम स्तर का पता लगा सकते हैं कि उनका छात्र का अधिगम स्तर कैसा है, छात्र कहाँ कैसे सीख रहे हैं, किस तरह से उनकी कमजोरियों व उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है, जिससे बालक का निदान व उपचार करने में भी शिक्षकों की सहायता मिलती है। बालक को पता चलता है कि शिक्षक को पता चलता है कि बालक को कहाँ कमी हो रही है, किस तरह से उनके मेथड में चेंज करना है, शिक्षण की प्रक्रिया में चेंज करना है। शिक्षक बालकों की कमजोरियों का पता लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उनके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। यानी कि पूरी तरह से ये मतलब कि जो हमारा आधुनिक शिक्षा शास्त्र है वह बालकों के विकास की बात करता है, बालकों के विकास पर जोर देता है। मतलब कि हर तरीके से ये लाभकारी है और शिक्षण की प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर, सरल, सहज बना रहा है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान दे रहा है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया और सक्रिय बन रही है। तो हमारा जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और इसकी विशेषता जो है बहुत अच्छी है। इसमें कहीं भी दोष देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे परंपरागत शिक्षा शास्त्र में कहीं ना कहीं हमें दोष देखने को मिलता है, लेकिन हमारी जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है उसमें बहुत कम ही कुछ ऐसा दोष होगा जो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बालक और शिक्षक दोनों के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध है। जिसने भी इस प्रक्रिया को बनाया है, इस पॉइंट्स को ऐड किया है, विशेषताओं को ऐड किया है, बहुत सोच समझकर, बालक को ध्यान में रखकर, छात्र को ध्यान में रखकर इसका प्रतिपादन किया है। तो यही हमारा आधुनिक शिक्षा शास्त्र था। इसके जो विशेषता थी, मेन पॉइंट्स थी, मैंने आपको बताया, बहुत सरल तरीके से बताया है। ज्यादा टफ वर्ड का यूज मैं नहीं करती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सरल तरीके से अपने नोट्स को प्रोवाइड करूँ आपके सामने, ताकि आप उसे बिना याद किए एक ही बार में समझ जाओ। तो यही था हमारा आधुनिक शिक्षा शास्त्र। हमने बहुत सारी विशेषताओं को जाना, कम से कम 5-6 पॉइंट्स को हमने जाना कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र क्या कहता है, उसकी विशेषता क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभदायक रहा, तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप DLED, झारखंड DLED की का क्लास करना चाहते हैं, झारखंड DLED की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।